नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत आप सभी का प्राइम न्यूज पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में। सुबह से लगातार देश प्रदेश के दिग्गजों का जमावड़ा लगा है और हम इस संकट के काल में, इस चुनौती के वक्त में उन दिग्गजों का नजरिया क्या है वर्तमान परिस्थिति पर, इस कोरोना काल पर और भविष्य को लेकर यह जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व विधायक, लगातार विधायक अबू आजमी साहब। अबू आजमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर ई प्राइम कॉन्क्लेव में। लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं अबू आजमी साहब, बहुत सारे मसलों पर बातचीत आपसे करनी है इस कॉन्क्लेव में, लेकिन इस वक्त हम लोग एक संकट का सामना कर रहे हैं, आप जानते हैं। तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा इस कोरोना संकट पर ही है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरे देश में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। अगर मैं गलत नहीं हूं और आंकड़े बहुत ज्यादा पलटे नहीं हैं, तो 22,000 प्लस महाराष्ट्र में केसेस हैं। 15,000 से ज्यादा मामले अकेले मुंबई और पूना में रिपोर्ट हुए हैं। यह एक स्थिति है। 800 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1,000 पुलिसकर्मी इन्फेक्टेड हुए हैं। यह एक पिक्चर उभर कर आ रही है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र को लेकर एक नजरिया आप रखें कि वहां कोरोना वायरस का संक्रमण किस तरह से फैला है और वहां की राज्य सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार, उसको कैसे डील कर रही है। अबू आजमी साहब, देखिए, राज्य सरकार तो बिल्कुल सही डील कर रही है, लेकिन जो पहले से प्रिकॉशन लेना था। देखिए, मुंबई एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल सिटी है। पूरी दुनिया के लोग मुंबई में आते हैं, रहते हैं। जो फ्लाइटें 23 तारीख तक, 20 से 23 तक, मार्च तक, लास्ट तक पूरी दुनिया की फ्लाइट यहाँ आती रही। मेरा मानना है, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जरूर कहीं न कहीं चूक हुई हम लोगों की स्क्रीनिंग के अंदर, कहीं न कहीं कोई चीज रह गई और उसकी वजह से मुंबई पूना बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसी जमाने में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाया पूरे भारतवर्ष में, उसकी वजह से बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। और खासकर मुंबई जो है, यहाँ स्लम बहुत ज्यादा है और स्लम की हालत यह है कि और झुग्गी झोपड़ियों में 10-10 आदमी एक रूम में रहते हैं और 100 फुट से ऊपर का रूम नहीं। ठीक बात तो है। उनको अंदर लॉकडाउन का बिल्कुल सही तरीके से उसका पालन नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश हो रही है। दूसरी चीज, लोगों का कारोबार बंद हो गया। देखिए, फेरी वाले सड़क पर लाखों लोग सब्जी बेचकर, फल फ्रूट बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे, सब बंद हो गया। उनके लिए कोई भी अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी कि वो क्या करेंगे बेचारे। और टैक्सियां बंद हो गई, रोज का काम करने वाले बंद हो गए, रोज कमाना रोज खाना, उनका काम खत्म हो गया। तो इन सब रीजन से मुंबई में बढ़ रहा है, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि जितना ज्यादा चेकिंग हो रही है, जितना ज्यादा मेडिकल चेकअप हो रहा है, उतनी ज्यादा जो है लोग निकल के आ रहे हैं इसमें मरीज। तो ये आजमी साहब, आप जितना भी जिक्र कर रहे हैं फेरी वालों का, स्लम एरिया का, धारावी का, इन सारे मसलों पर हम अंडरलाइन और कैटेगराइज करके बात करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा आजमी साहब कि महाराष्ट्र मोस्ट इफेक्टेड है पूरे देश में, लेकिन अपनी शुरुआती टिप्पणी में आपने जो बात कही और सुबह से कॉन्क्लेव में सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि और उनके नेता जो बात कह रहे हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, फिर आप काउंटर करिएगा जो भी उत्तर आप देना चाहें। आप कह रहे हैं कि देर से फैसला लिया गया है ना हवाई सेवाओं को रोकने का, खासतौर से मुंबई और पूना के भीतर फ्लाइट्स पहुंचती रहीं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रंप के दौरे को लेकर आपने एक टिप्पणी की, सरकार और सत्ताधारी पार्टी के तमाम प्रतिनिधि दूसरी बात कह रहे हैं और WHO भी उस बात को इंडोर्स कर रहा है। आजमी साहब, WHO ने एक नहीं 2-3 बार, 3 बार कम से कम भारत के एफर्ट्स की, लॉकडाउन की तारीफ की है। सत्ताधारी पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि साहब, हमने जो फैसला लिया वैसा फैसला दुनिया के विकसित देशों ने भी नहीं लिया। प्रधानमंत्री ने खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात को बताया। तब आजमी साहब का ऐतराज क्यों है, हमें ये बताइए, फिर हम आगे बढ़े। मैं आपसे पूछूं कि कोरोना विदेश से आया कि नहीं आया? और कोरोना विदेश से अगर आया तो कोरोना जो है मार्च के अंदर ही
12 मार्च को पहली कर्नाटक में इंतकाल हुआ था, और उसी 12 मार्च को 16 मार्च को शादी में वहां के मुख्यमंत्री गए, सब लोग गए, और कोरोना की दिसंबर जनवरी से ये सब चीजें चल रही हैं। तो हम बहुत तालियां बजवाकर पूरी दुनिया में अपना जो है बहुत ही भारतवर्ष में हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया, मुझे समझता है ना, कदम बहुत अच्छा उठाया। लेकिन 23 तारीख तक फ्लाइटें पूरी चलती रही कि नहीं चलती रही, पार्लियामेंट चलता रहा कि नहीं चलता रहा। तो अगर ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हुई बताइए मुझे आप। और पार्लियामेंट में 543 मेंबर, 250 मेंबर राज्यसभा के, और हजारों जो उनके हैं कर्मचारी 23 तारीख को 24 तारीख को आते रहे, तो फिर कैसे किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया? मैं नहीं समझता हूँ। और अगर अच्छा कदम उठाया गया था तो कम से कम आपको उन प्रवासी जो मुंबई में सड़कों पर रहते हैं, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर यहाँ वहाँ फंसे हुए लोग हैं, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, आजमी साहब, ठीक, बहुत छोटा प्रश्न आजमी साहब, बहुत छोटा प्रश्न जिसमें आपकी बात हमें लगता है कि दर्शकों तक पहुंचेगी और पहुंचनी चाहिए। ये बात सही है कि 23 तारीख तक पार्लियामेंट चलती रही, ये बात भी सही है कि विमान सेवाएं चलती रहीं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जैसे ही केसेस बढ़े या जानकारी में आए, देश की सरकार ने कड़े कदम उठाए, लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला 25 तारीख से ले लिया गया, और WHO से तो कोई तारीफ नहीं करवा सकता है ना। WHO की जो मॉनिटरिंग बॉडी है, जब वो ये देख रही है या देखती है कि भारत एक देश के तौर पर कोरोना से निपटने के लिए ये तैयारी कर रहा है, ये कदम उठा रहा है, और वो जब क्रेडिट देती है, तब आप जैसा नेता ये क्यों कहता है कि साहब क्रेडिट लेने के लिए आप ये ताली बजवा रहे हैं या वो ताली बजवा रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया के लोग लगातार एक जमात को दोषी ठहरा रहे हैं कोरोना फैलाने का। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं खुल के बोलते कि नहीं, ये जो है जमात या मुसलमान इसके दोषी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात का जो मकसद आजमी साहब प्रधानमंत्री ने कहा, आजमी साहब प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का किसी जाति और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। आजमी साहब, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR जो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बाकायदा ये कहा जा रहा है, बाकायदा तकरीबन रोज ही कहा जा रहा है, अगर आप देख रहे होंगे तो, कि भाई आप कोरोना बीमारी से नफरत करिए, जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उससे नफरत मत करिए, बार बार ये कहा जा रहा है। तब आप ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमारी सरकार के श्री उद्धव ठाकरे जी ने केस फाइल किया मीडिया के ऊपर, जिन्होंने सांप्रदायिकता को भड़काया फैलाया, क्या प्रधानमंत्री जी ने किसी मीडिया वालों के ऊपर नाम लेकर ये कहा कि तुम्हारी मीडिया जो कर रही है देश में गड़बड़ फैला रही है, जो एक कोरोना तो है, दूसरा जो कम्युनल वायरस फैला रही है, मैं इस पे सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भिजवाता हूँ। भिजवाया किसी को जेल आज तक? जबरदस्ती झूठी न्यूज़। आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। जब प्रधानमंत्री ने उसे कभी सपोर्ट ही नहीं किया, प्रधानमंत्री का जो बयान है वो हमने आपको बताया, राष्ट्र के नाम संबोधन में, प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि कोरोना का किसी जाति और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आजमी साहब, इसे पर्टिकुलर नजरिए से ही देखना कहां तक ठीक है, हमें ये बताइए, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को आप दोषी ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकता हूँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको उन मीडिया वालों को जो देश के अंदर ये सांप्रदायिक कोरोना ये वायरस फैला रहे थे, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि बस बोल देने का, एक तरफ कहते मुंह में राम बगल में छोड़ी, उस वक्त उनको खड़े होकर जबरदस्त तरीके से बोलना चाहिए था कि जो जमात का नाम लिया जा रहा है, जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसेस को मैं बंद करवा दूंगा अगर उन्होंने इस तरह से झूठी खबरें मेरे देश में फैलाई तो। कहाँ किया उन्होंने ये बात? तो आपको इस बात का अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं कहा और किया? आजमी साहब, कहना चाहिए था, अगर सच्चाई है तो ये कहना चाहिए था। आज विदेश के लोग हमारे देश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये शर्म की बात है। आज दुबई देखिए सच्चाई क्या, आजमी साहब आप बेहतर जानते हैं, सच्चाई ये है कि इस देश का मीडिया जबरदस्त तरीके से इस चुनौतीपूर्ण वक्त में इस कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, और आप लगातार देख रहे हैं। और मीडिया की इस भूमिका की केवल सत्ता के प्रतिष्ठानों ने नहीं, दूसरे तमाम दिग्गज प्रतिष्ठानों ने तारीफ की है, हौसला अफजाई की है।
इस बात को भी मुझे तो आप अफसोस इनकार इस बात को भी तो आप इनकार नहीं कर सकते आजमी साहब। हम आगे बढ़ते हैं, जरा महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य पर बात करते हैं, फिर आप जो टिप्पणी रखना चाहते हैं वो जरूर मुझे रखिएगा। अफसोस है कि यार मीडिया, ऐसी मीडिया की तारीफ किसी ने किया तो मुझे अफसोस है। देखिए, आपकी बात समझ में नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? अगर इस हालत में भी मीडिया के इस रवैये को देखते हुए भी लोगों ने तारीफ किया मीडिया की, तो मुझे बहुत अफसोस है। नहीं तो आप बताइए, क्या मीडिया जागरूकता नहीं फैला रहा है? अरे क्या बात- मीडिया आजमी मीडिया साहब समझ कोरोना सकता है। वायरस या कोरोना मीडिया- संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम नहीं कर रहा? क्या इससे मीडिया डिनाई जागृति है? कर रहा है। अरे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एंकर किस तरह की बात करते हैं, चीप बातें, जो बिल्कुल गलत बातें हैं, जो हुई नहीं है, उस बातें करते हैं और उनकी तारीफ की जा रही है। तो ये नहीं, अफसोस की बात उन्हें है। किसी ने इंडोर्स नहीं किया आजमी साहब, उन्हें किसी ने इंडोर्स नहीं किया है। नहीं, और ज्यादातर उनकी आलोचना की है। अगर आपका इशारा 1 2 4 कहीं उस तरफ है तो हम जरा महाराष्ट्र पर अब लौट कर आते हैं। हमें यह बताइए कि महाराष्ट्र में जो सरकार कर रही है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1000 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जो फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। कईयों को इलाज से ठीक भी किया गया है। अब महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों में चिंता यह है कि इन्फेक्शन का ये रेट कम से कम रहे, ये बढ़ न पाए। इसके लिए किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? इसके लिए क्या रणनीति और योजना है? देखिए, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। कई जगहों पर प्रशासन के अधिकारी, जिनको ये समझा कि भाई शायद इनसे अच्छे किसी अधिकारी को लाया जाए, तो वहां भी सरकार ने चेंजिंग किया है और लगातार जो है ये कोशिश हो रही है कि लॉकडाउन में लोग रहें। देखा, उसका इलाज तो सबसे जरूरी यही है ना कि लोग लॉकडाउन में रहें, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग लोग मेंटेन करें। इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है, पुलिस लगी हुई है और डॉक्टर्स बेचारे लगे हुए हैं। मैं सलूट करता हूँ ऐसे पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, जो सारे रिस्क लेने के बाद भी अपने घर नहीं जाते हैं। बेचारे कितने की डेथ हो गई, कितने जिंदगी और मौत के बीच में लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार का कहीं फेलियर नहीं है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब जब आ चुका है, सर पे है, तो इसे किसी तरह से निपटाने के लिए सरकार के हाथ में जितना कुछ है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और जो लोग गांव जाना चाहते हैं उनको अभी किराया भी दिया जा रहा है, उनको भेजा भी जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से मैं समझता हूँ कि काम पूरा हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के किसी भी हिस्से पे, किसी भी राज्य सरकार का आप उदाहरण ले लें, हर जगह हर राज्य सरकार ने ज़बरदस्त प्रयास किया है और उसके कुछ नतीजे भी हमें देखने में आए हैं, चाहे वो कोई भी राज्य सरकार रही हो। हमें ये बताएं आजमी साहब कि आप तो एक संजीदा व्यक्ति हैं और जो कुछ दुनिया में होता है या हो रहा है उससे लगातार वाबस्ता रहते हैं। कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए कि जो पीक टाइम है कोरोना का, इस वायरस का, वो आना अभी बाकी है। महाराष्ट्र अभी से ही बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 22,000 प्लस मामले महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में आगे की रणनीति आप क्या देखते हैं, जबकि सरकार कंडीशनल छूट देने पर भी विचार कर रही है? आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में कंडीशनल छूट की तरफ बढ़ा जाना चाहिए इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए? सबसे जरूरी है कि जो महाराष्ट्र में जो सड़क पर रहने वाले, जो छोटे छोटे रूम में रहने वाले, जो आज परेशान हैं, उनकी इकोनॉमिक हालत भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उनके पास 1 रुपया नहीं है। उनको सरकार जल्द से जल्द उनको अपने गांव भेज दें। गांव में मैदान है, खेत है, खलियान है, कमरे घर हैं, वो अपने घर पहुंच जाएंगे तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ मेंटेन हो सकती है। ये मुंबई में सबसे पहले जितने लोगों को यहाँ से जाना है, और वो खास तौर से जो मजदूर हैं बेचारे, जो छोटे छोटे रूम में रहते हैं, उन गरीबों को जल्द से जल्द जहाँ जाना चाहते हैं उसको जाने का परमिशन हो जाना चाहिए। दूसरी चीज देखिए, ऐसा है कि जितनी चादर उतनी फैलाई जाएगी। हमारे पास, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और अभी सरकार ने यहाँ जो बड़े मैदान है, BKC है, बड़ा मैदान यहाँ पर है, यहाँ पर एक जो है रेस कोर्स का मैदान है, उन जगहों पर सरकार विचार कर रही है कि ऐसे लोगों को जिनको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, गैस की, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को वहाँ एक बड़ी तादाद में वहाँ रखा जाएगा। इस तरह के विचार हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार 24 घंटे इसमें लगी हुई है कि जो पीक टाइम आने वाला उसके पहले हम लोग उसको कैसे कंट्रोल करें। मैं यही कहूंगा लोगों से हाथ जोड़कर, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो फिजिकल जो है ये जो डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, खाना नहीं मिल रहा है,
सरकारों के बस की बात नहीं, जब तक ऊपर वाला मेहरबान नहीं होगा तब कुछ नहीं हो सकता है। सरकारें कोशिश कर रही खाना खिलाने की, लेकिन बहुत मुश्किल है एक एक आदमी को खाना खिला देना। लेकिन इसी तरह से भी मैं सारे देश के लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके पास 3 रोटी है तो 2 रोटी खाइए, 1 रोटी अपने पड़ोसी को खिलाइए और उसकी मदद कीजिए। सब लोग कोशिश करिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा किस तरह से हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। और दूसरी चीज, कोई जरूरत नहीं थाली बजाने की, कोई जरूरत नहीं है ताली बजाने की गैलरी में निकल करके। आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, उसके सामने मत्था टेकिए और कहिए कि हमने नेचर में जरूर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस किया है। हमने भगवान के बनाए हुए देश को ये समझ लिया कि दुनिया जो आज बादशाहों के राजाओं के हाथ में आ गई है। प्राइम मिनिस्टर या जो है ये लोग मालिकों का नहीं, मालिक ऊपर वाला है, उसने बता दिया। एक कीड़ा जो छोटा सा कीड़ा जो नजर भी नहीं आता, विजिबल भी नहीं है, पूरी दुनिया जहाँ से शुरू होती जहाँ खत्म होती है, सारे लोग जो आसमान जो चांद पर आज दुनिया बसाने की बात कर रहे थे वो भी आज परेशान हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। हम इसी के प्रिकॉशन लेते हुए अल्लाह और भगवान के सामने मत्था टेक कर उनसे दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत को जल्द से छुटकारा दे दे और बुराइयों से दूर हो जाए। हम समझे कि मैं गलत हूँ, मुझसे भगवान नाराज है, अल्लाह नाराज है, मैं उस मेरी बुराई को दूर करूंगा। मुझे लगता है जिसने दुनिया बनाया है वो जरूर मेहरबानी करेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, अप्रिशिएबल बात आपने कही। हमें लगता है कि आपका मैसेज आपके चाहने वालों को, आपके फॉलोअर्स को, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को ज़रूर मिला होगा और वो इन बातों पर गौर करेंगे, एहतियात बरतेंगे। हम एक प्रश्न ये जानना चाहते हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस पर चीज़ें तय होंगी और एक स्थिति निकलकर सामने आएगी आज़मी साहब, लेकिन 17 तारीख के बाद को लेकर क्या नज़रिया है, ख़ास तौर से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में आप बताइएगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के तमाम भाई, मजदूर, कामगार, श्रमिक वर्ग के लोग वहाँ रहते हैं। 17 तारीख के बाद क्या देख रहे हैं आप? कोई ढील देख रहे हैं, लॉकडाउन हटने की स्थिति देख रहे हैं, या आपको लगता है कि जिस तरह की चुनौती है अभी इसे और जारी रहना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा मसला है ना कि मैं खुल कर कोई बात ही नहीं कर सकता हूँ। एक तरफ हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहे ताकि बीमारी खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे से करीब ना आए, लोग घर में रहें। दूसरी तरफ भुखमरी है, देश की इकोनॉमिक हालत बर्बाद होती जा रही है। मुझे मेरे स्टाफ को सैलरी देना है, मैं ये कह दूं कि मैं तुम छुट्टी चले जाओ और तुमको सैलरी नहीं मिलेगी। किसी को 25,000, 30,000, 20,000, 15,000 तनख्वाह मिलती होगी और उसको हम सैलरी देना बंद कर देंगे तो फिर रोजी रोटी कैसे चलेगी? मैं चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग अपने स्टाफ को सैलरी जो मिलती थी वो दें और अपना कारोबार सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, पूरी प्रिकॉशन लेते हुए थोड़ा थोड़ा कारोबार करें। भले प्रॉफिट ना कमाएं लेकिन इतना पैसा जरूर कमाएं कि अपना घर चलाएं और अपने स्टाफ का पूरा सैलरी जितनी थी वो सबको दें। इससे विचार होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लोगों का कारोबार शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं शुरू होगा तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 1,000-2,000 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी कहाँ से आएंगी, कहाँ से चलेगा ये काम? तो दोनों चीजें साथ लेकर चलना बहुत जरूरी हो गया है। दोनों चीजों को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। लेकिन आज़मी साहब, एक नजरिया या एक विश्लेषण हम ये चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर भी आप रखें। मुंबई, जहां से आप जुड़े हुए हैं, देश की आर्थिक राजधानी है। इस कोरोना ने अर्थव्यवस्था की कमर को किस तरीके से तोड़ा है ये हम सब ने देखा है। दोहरी चुनौती है, आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस दोहरी चुनौती में क्या लगता है आपको कि अर्थव्यवस्था पर किस तरह से ध्यान दिया जा सकता है? तमाम राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज तुरंत घोषित किया जाए। क्या महाराष्ट्र की सरकार ने अपने लिए केंद्र से किसी तरह के स्पेशल पैकेज की मांग की है क्या? हाँ, बिल्कुल की है। लगातार बात हो रही है, मांग की जा रही है और ये बिल्कुल स्पेशल पैकेज होना ही चाहिए। वर्ल्ड बैंक से अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा उठेगी। वैसे भी हमारे यहाँ बेरोजगारी जो है 2014 के बाद बहुत बढ़ चुकी थी और अब जो लोग बाहर हैं, काम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो पहले अपने नेशनल को देखेंगे, बाद में दूसरे मुल्कों के देखेंगे। हमारे करीबन 2 करोड़ लोग बाहर काम करते हैं, अच्छी सैलरीज मिलती है उनको, उनके पैसे आते थे यहाँ पर, बिलियन रुपीज का यहाँ पे रेमिटेंस आता था, वो सब अभी बंद हो रहा है। तो ऐसी हालात में सरकार को जितने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक लोग हैं, उनके साथ बैठ करके विचार करके बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही समझ बूझ के साथ कदम उठाना चाहिए, वरना देश की हालत, इकोनॉमिक हालत, एक तरफ तो कोरोना की तरफ से मौत होगी, दूसरी तरफ लोगों की भूख से और परेशानी से मौत शुरू हो जाएगी। बहुत आखिर में कोई संदेश, कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हो
इस कोरोना संकट को लेकर कोई अपील करना चाहते हो मैं इस ई कॉन्क्लेव के जरिए तो प्लीज कर सकते हैं अबू आजमी साहब। मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं और खास तौर से मैं नॉन मुस्लिम से अपील करना चाहता हूं कि भाई जो मुसलमानों की इमेज इस देश में दिखाई जा रही है, जिसकी वजह से आप लोग अपने कुछ कंपाउंड में कोई मुस्लिम कुछ सामान बेचने आता है, उसका नाम पूछते हो, डर के मारे बेचारा अपना नाम दूसरा बताता है, आप मालूम होता तो आप उसकी दुकान तोड़ देते हो, भगा देते हो। प्लीज ये मत करो। इस्लाम ने कभी किसी मजहब के खिलाफ बात करने की नहीं किया है और हर जमाने में ही अपने मजहब के खिलाफ काम करने वाले पैदा हुए हैं। क्या हिंदू मजहब जो कहता है क्या हिंदू लोग वही करते हैं? क्या इस्लाम मजहब जो कहता है मुसलमान वही करते हैं? क्या नहीं करते। खराब लोग भी हर जमाने में पैदा हुए हैं। प्लीज आप सब लोग इस तरह से ऊपर वाले ने इंसान बनाया था, आप इंसान समझिए, हिंदू और मुसलमान के अंदर फर्क मत कीजिए। और खास तौर से मैं मुसलमानों से कहता हूँ, याद रखना अगर तुम सच्चे मुसलमान हो और दो लोग तुम्हारे पास आते हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, तुम पहले उस हिंदू की मदद करना, ताकि ये मैसेज जो लोग दे रहे हैं इस देश में कि मुसलमान जो हिंदुओं के खिलाफ है, ये बात बिल्कुल साबित कर दो कि हमें जरूरत पड़ेगी अपने इलाके में तो हम सबसे पहले अपना खून अपने हिंदू भाई को देंगे, क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है कि मजहब के नाम पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव मत करो। यही मेरी अपील है आज यहाँ लोगों से। कोई आदमी भूखा न सोने पाए, 2 रोटी मिलती है, 1 रोटी खाओ, एक पड़ोसी को खिलाओ। ये मैं संदेश दिल की गहराई बहुत ही अच्छा और एकजुटता का मैसेज आपने दिया है। और बार बार अबू आजमी साहब यही कहा जा रहा है कि अगर कोरोना जैसी चुनौती से पार पाना है तो हमें एकजुटता के साथ मुकाबला करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अबू आजमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, ई प्राइम कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए और तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ई प्राइम कॉन्क्लेव में कुछ और शख्सियतों से आपको रूबरू कराएंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, ई प्राइम कॉन्क्लेव जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिल रहे हैं।